हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सेक्शन 43B क्या है, और उसके बाद सेक्शन 43BH क्या है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, और इससे रिलेटेड आपको क्या क्या बातें आपको अपनी माइंड में रखने हैं। सेक्शन 43BH को समझने से पहले हमें एक बार सेक्शन 43B पे अपना एक नज़र डालना है। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 43B ये कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस में होते हैं वो तभी अलाउ होंगे जब उनका एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा। एक्सपेंसेस जैसे कि कोई टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, कोई फीस है, या इंटरेस्ट ऑन लोन है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड कंट्रीब्यूशन है यानी कि प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गया, ऐसे कई सारे फंड में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉयर करता है। बोनस हो गया, कमीशन हो गया। तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एम्प्लॉयर या फिर जो पर्सन एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में यदि ऐसे एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं करा है, तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 में उसका क्लेम किस तरीके से आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए कि ये एक्सपेंसेस आपका 23 और 24 में ड्यू हो चुका है, तो सबसे पहला तो सिनारियो ये हो सकता है कि यदि आपने 23 और 24 में ही इसका पेमेंट आपने कर दिया है, तो आप इन एक्सपेंसेस को सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग आप इसको अलाउ कर सकते हो, यानी कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन एक्सपेंसेस को आप दिखा करके अपने प्रॉफिट को आप कम कर सकते हो और आप टैक्स का पेमेंट कम कर सकते हो। लेकिन यदि आपने 23 और 24 में मान लीजिए 31 मार्च 2024 तक आपने इन एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं करा, तो जनरली क्या होता है कि यदि आपने पेमेंट 31 जुलाई के पहले कर दिया है यानी नॉन ऑडिट केस के लिए, और यदि ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर के पहले यदि आपने पेमेंट कर दिया है इन एक्सपेंडिचर का, तो आपको ये एक्सपेंडिचर जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउ करने को मिलेगा। लेकिन आपको वहाँ पे प्रूफ सबमिट करनी पड़ेगी उस पेमेंट का जो आपने करा है। तो जब भी आप अपनी ऑडिट करवाएंगे तो वहाँ पे ऑडिटर इन एक्सपेंसेस को तभी अलाउ करेगा जब उसका प्रूफ आप उसको सबमिट करेंगे। सेक्शन 43B में आपने देखा कि कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप जब तक एक्चुअली उसको पे नहीं करेंगे तब तक आप उसका क्लेम नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 43B में एक सब सेक्शन H इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब ये सेक्शन 43BH क्या है, ये क्या बोलता है, तो ये स्पेशली जो है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो भी सप्लायर्स माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं, उनसे यदि आपकी कोई डीलिंग्स हो रही है, आप कुछ उनसे सामान को बाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसे सप्लायर को 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है। और ये जो 45 डेज आपका काउंट होगा जिस डेट को आपकी गुड्स की डिलीवरी आपको हो चुकी है या जिस डेट से आपको सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है, उस डेट से 45 दिन के अंदर आपको ऐसे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आपने यदि पेमेंट ड्यू हो चुका है और 45 दिन के बाद यदि आप पेमेंट करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपको अलाउड होगा। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में आपने पेमेंट नहीं करा, ड्यू डेट बीत गया और आपने उस पेमेंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने दिखा दिया है, तो वो जो पेमेंट आपका है, वो जो एक्सपेंसेस आपका है, उसको ऑडिटर जो है रिजेक्ट कर देगा और उसको इनकम में ऐड कर देगा। क्योंकि सेक्शन 43BH स्पेशली जो है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो सेक्शन 43BH है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 से एप्लीकेबल है। तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 के ITR जब फाइल करेंगे तो वहाँ पर ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करता है एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो यदि कोई सप्लायर है जो कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आता है और वो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो जो है कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। अब ऐसा जो व्यक्ति है वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आता है। मतलब इसका ये हुआ कि यदि कोई सप्लायर जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में है, अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस कब बोला जाएगा, उसकी क्या क्राइटेरिया, इसको हम आगे देखेंगे। तो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए,
तभी ये सेक्शन 43BH उस माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यदि कोई सप्लायर जो कि उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है लेकिन वो होलसेलर या डीलर है, किसी प्रोडक्ट का वो होलसेलर या डीलर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो उसके ऊपर सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब यदि आप ऐसे होलसेलर या डीलर से आप कोई भी डीलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये 45 डेज का जो सेक्शन 43BH में जो पीरियड दिया गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे उद्यम पोर्टल पे यदि कोई इंटरप्राइज मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में यदि आता है तो उसके केस में भी सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई सप्लायर उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो सेक्शन 43BH में सप्लायर जो हो सकता है वो कोई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हो सकता है एज पर MSME एक्ट 2006। ठीक है, यहां पर वो जो MSME है यानी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है वो कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। होलसेलर या रिटेलर्स का यहाँ पर कोई भी एप्लीकेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होती हैं जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है और उनका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 करोड़ रुपए तक है। इसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होती हैं जिनका कि टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपीस है। तो यदि इस क्राइटेरिया को कोई भी इंटरप्राइज यदि फुलफिल करती है और उद्यम पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएगा और उसके ऊपर ये जो सेक्शन 43BH है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब सिंपल ये है कि आपको ऐसे इंटरप्राइजेस के साथ कोई भी आप सामान इनसे बाई करते हैं तो ऐसे केस में आपको इन्हें पेमेंट 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट देखिए दिया गया है कि यदि कोई क्रेडिटर या सप्लायर है जो कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस है तो उसको पेमेंट करने की टाइम लिमिट क्या है, तो इसके लिए 2 तरीका है। पहला तो ये है कि यदि आपका ऐसे सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट है यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को बाई करने का कोई एग्रीमेंट आपने ऐसे इंटरप्राइजेस के साथ कर रखा है तो उसका जो टाइम लिमिट है पेमेंट करने का वो है 45 डेज। यदि कोई एग्रीमेंट यदि नहीं है ऐसे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के साथ आपका तो उस केस में इसका जो पेमेंट का टाइम लिमिट है वो 15 डेज है। ठीक है, तो यदि आप 45 डेज और 15 डेज को फॉलो करेंगे तो ही आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर पाएंगे। यदि कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 जून 2023 को आपने परचेस किया माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, वो आपका सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, लेकिन आपने क्या किया, उसको पेमेंट 31 मार्च 2024 तक पेमेंट आपने नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपने 2 जून को माल परचेस किया होगा तो वहां से आप 45 डेज आप ऐड कर लीजिए तो उस डेट तक आपको पेमेंट करना था। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि 31 मार्च तक कोई भी पेमेंट नहीं करा गया है। तो ऐसे केस में सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग ये जो परचेज आप अपने PL में दिखा रहे हो ये अलाउड नहीं होगा, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि आपने 23-24 में आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया 10 लाख रुपीस जिसमें कि आपका ये परचेज भी उसमें आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग ये जो आपका 2 लाख का परचेज है डिस अलाउ हो जाएगा, ऑडिटर उसको डिस अलाउ कर देगा और इसे ऐड कर देगा तो आपकी प्रॉफिट 12 लाख की हो जाएगी और उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपने परचेस करा है 1 अप्रैल 2023 टू 15 फरवरी 2024, यदि आपने इस पीरियड में कोई भी आपने परचेस करा है और आपने क्या किया है कि 23-24 में ही आपने ड्यू डेट के भीतर ही आपने पेमेंट कर दिया है तो 45 डेज जिसके साथ एग्रीमेंट आपका है आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया और जिसके साथ एग्रीमेंट नहीं है आपने उसको 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में आपको 23-24 में ही ये जो एक्सपेंसेस है जो परचेस का है ये आपको डिडक्शन वहाँ पे अलाउड हो जाएगा। इसके बाद है कि यदि आपकी इनवाइस की डेट 1 फरवरी 2024 है तो इसका जो ड्यू डेट आएगा वो 17 मार्च 2024 आएगा। 45 डेज हम लेके चल रहे हैं और आपने यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट क्या किया
28 मार्च 2024 को किया। तो यहाँ पे आपने ड्यू डेट के बाद किया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में ही आपने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको 23-24 में ही अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो MSME है, जो आपने डिले किया है, उस जितना भी डिले किया उसका इंटरेस्ट आपको MSME को पे करना पड़ेगा। वैसे यदि इनवाइस डेट आपकी 1 फेब 2024 है और आपका ड्यू डेट 17 मार्च 2024 आ रहा है, लेकिन आपने पेमेंट किया 15 मई 2024 को, तो यहाँ पे क्या किया, एक तो आपने फाइनेंशियल ईयर को आपने क्रॉस कर दिया, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चले गए। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक तो आपने ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं करा, दूसरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने करा, तो यहाँ पे जो आपको अलाउ होगा ये एक्सपेंसेस वो 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा। यानी कि असेसमेंट ईयर 25 और 26 की जब आप ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप इसे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इनवाइस डेट यदि 20 फरवरी 2024 है और आपका ड्यू डेट यहाँ पे 5 अप्रैल 2024 आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने पेमेंट किया 2 अप्रैल 2024, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ड्यू डेट के पहले आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन आपने ITR फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके पहले ही आपने ये सारा पेमेंट अपना कर दिया ड्यू डेट के अंदर। तो इस केस में भी आपको फाइनेंशियल 23-24 में ही ये जो एक्सपेंसेस है इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बस कंडीशन ये है कि 45 डेज और 15 डेज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऐसे क्रेडिटर्स जो कि MSME की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है और आप ऐसे क्रेडिटर के साथ में अपनी डीलिंग कर रहे हो, तो आपको उद्यम पोर्टल से चेक करना है, वहाँ पे उद्यम नंबर डाल करके ऐसे क्रेडिटर या सप्लायर्स का, कि आपका उसमें कितना कितना पेमेंट बाकी है, और आपको उसका पेमेंट जो है 23-24 में आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आप जो है असेसमेंट ईयर 24-25 की जब ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप उसका क्लेम कर सकते हैं। गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।